Assalamu alaikum everyone. I warmly welcome you all to today's webinar on interplay of language impairments and orofacial myofunctional disorder in autism spectrum disorder. मेरा नाम हुमेरा है and आज मैं आपकी moderator हूँ. Today's webinar is organized by Hope Heal with Aisha Ahmed, and we are honored to have with us our distinguished speaker, Sister Mahira Sadaf, जो एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट है. उनके पास 6 years of experience है rehabilitation and behavioral modification में for individuals with special needs and individuals with communication and swallowing disorders. She has received multiple trainings from reputable national and international institutions. She holds master's degree in applied psychology from Government Sadiq College, Women University, Bahawalpur, and an MS in speech and language pathology from Rifa International University. वो एक researcher भी है and author of published research articles. Currently, she is specializing in postgraduate diploma in aphasia assessment and management. उनके पास membership भी है Australian and New Zealand Mental Health Association की. Allahumma barik laha. Before we begin, a few quick guidelines. Please अपने microphones बंद रखें throughout the session. आप अपने questions chat box में post कर सकते हैं. We will have a Q&A session at the end, inshallah. Without further delay, I invite Sister Mahira to take over the session. अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर हुमैरा साहिबा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम माहिरा सदफ है और मैं एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक निहायत अहम और क्लिनिकली चैलेंजिंग मौजू पर बात करने जा रहे हैं। मौजू है ऑटिज्म में लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स और ऑरोफेशियल मायोफंक्शनल डिसऑर्डर का बाहिमी ताल्लुक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जो बोलता कम है या बिल्कुल नहीं बोलता, या जो बोलता है मगर उसकी बात समझ नहीं आती, या जिसका जो है ओपन माउथ जेस्चर है, उसका मुंह अक्सर खुला रहता है? अगर हाँ, तो अक्सर हम सिर्फ ऑटिज्म को देखते हैं, लेकिन असल में इसके पीछे जो ऑरल मसल्स के मसाइल शामिल होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। आज का हमारा मकसद ये है कि हम इस मसले को होलिस्टिकली देखें, होलिस्टिक अंदाज में समझें और प्रैक्टिकली और काबिल अमल तरीके से इसके सॉल्यूशन जो हैं वो सीखें। ऑटिज्म क्या है? मैंने जब भी आपको टॉपिक बताया है वो उर्दू में बताया है। इंग्लिश में है इंटरप्ले ऑफ लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स एंड ऑरल मोटर मेयोफंक्शनल डिसऑर्डर इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक एविडेंस बेस्ड रिव्यू है। आपके सामने माहिरा सदफ प्रेजेंटर के तौर पर हाजिर हूँ, और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो एफेजिया असेसमेंट एंड मैनेजमेंट में है। ये एडल्ट न्यूरोजेनिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनमें मैं जो है करंटली स्पेशलाइज्ड कर रही हूँ फ्रॉम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। सो आई रिक्वेस्ट फॉर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैन वी मूव फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट स्लाइड? दिस इज द प्रेजेंटेशन ओवरव्यू। इसमें हम आज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को देखेंगे और फेशियल मायोफंक्शनल डिसऑर्डर क्या है, कनेक्शन क्या है इन दोनों के दरमियान में, रोल ऑफ एसएलपी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट क्या किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे टंग टाई डिबेट और मैनेजमेंट के बारे में भी बात की जाएगी,
और इंट्रोड्यूसिंग द स्टीम अप्रोच। ये स्टीम अप्रोच जो है इट्स माय ऑन पर्सनल अप्रोच, जिसके तहत मैं काम कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो है लास्ट में हम एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस भी देखेंगे। बिफोर फर्दर डिले, मैं आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बताना चाहती हूँ। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, यानी ये दिमाग की नशोनुमा से मुतालिक होता है और अमूमन बचपन में जाहिर होता है। ये तीन बुनियादी शोबों को मुतासिर कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कम्युनिकेशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। बच्चे बोलने में ताखीर का शिकार होते हैं या गैर मामूली अंदाज में बात करते हैं, ये सबके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ऑटिज्म क्या है। फिर इस बेस पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों में कॉमन साइंस एंड सिम्टम देख के फर्दर रिहैबिलिटेशन की तरफ जा सकते हैं और अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हो सकती है। इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन क्या। कम्युनिकेशन तो हम लोग जो बात कर रहे हैं हम जानते हैं, कम्युनिकेशन जो है दो लोगों के दरमियान अबलाग है, तरीका है, और लैंग्वेज शेयर होती है। इसमें नॉन वर्बल भी होती है, वर्बल भी होती है। बट यहाँ ऑटिज्म की बात हो रही है, तो बच्चे जब बोलने में ताखीर का शिकार होते हैं या गैर मामूली अंदाज में बात करते हैं, तो वो एक डिले जो है वो तस्वुर किया जाता है। आई थिंक आई एम ऑन स्लाइड नंबर 4, एंड मेरे सामने स्लाइड नंबर 3 जो है वो प्रेजेंट है। मैम काइंडली आप इसको खुद कंट्रोल कर सकती हैं, इस तरह बहुत टाइम कंज्यूम होगा हमारा। Um, मैं स्लाइड्स को आगे कर रही हूँ बट लगता है कि डिले हो रहा है। ओके, आप इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। जी। आई थिंक मैम एक स्लाइड मिस हो गई है। यस, ऑटिज्म के बारे में बात हो रही थी, कम्युनिकेशन पे बात हुई है, सोशल इंटरेक्शन जो है उसके बारे में बात करते हैं। ये इससे एक स्लाइड पीछे है। यस, दिस वन, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे है न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो अफेक्ट करती है कम्युनिकेशन और बिहेवियर पे। तो कम्युनिकेशन की जो मैंने बात की है उसमें यही बताया है कि बच्चे जब बोलने में ताखीर का शिकार होते हैं या गैर मामूली अंदाज में बात करते हैं, तो ये चीज जो है देखनी बहुत जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन, समाजी मेल जोल को कहते हैं। अब आई कांटेक्ट इसमें कम होता है और इससे लोगों से इंगेज नहीं करते। यहाँ आपको जो पिक्चर दिखाई गई है, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये जो बच्चा है ऑटिज्म का शिकार बच्चा है, बच्चे बैठे हैं और ये बच्ची भी है जो सामने, इसको देखिए ये अपने कानों पे हाथ रख के बैठी है, मीन्स कि ये इंटरेक्ट नहीं करना चाह रही। इसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जहाँ वो एक सोशल सर्कल में जाके बैठी है, लेकिन उसको जो है उसके कुछ इश्यूज हैं जो सिर्फ वो समझ पा रही है, दूसरे उस चीज को नहीं समझ पा रहे। तो ये लोग जो है इंगेज नहीं करते और नाम लेने पर अक्सर जो है वो रिस्पॉन्स भी नहीं देते। अब हम जब इसके ऑन थर्ड जब रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, एक ही चीज को बार बार करना, रूटीन इनकी जो है वो चेंज होने पर अपसेट हो जाती है। यानी एक दिन अगर इन्होंने एक जगह पे ये गए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अगर थेरेपी के लिए भी आते हैं और अगर हमारा इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट होता है और वहां पे अगर हम थोड़ी सी चेंज कर दें, मैं आपको अपने ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस की जो है एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अपनी थोड़ी सी सेटिंग इस तरह से चेंज कर ली कि चेयर को मैंने दूसरी साइड पे मूव कर दिया, और जब वो ऑटिज्म आया तो उसने जब चेयर को मूव हुआ हुआ देखा तो वो अंदर एंटर नहीं हुआ, उसको वहां पे एंजाइटी और जो फेयर था वो डिवेलप होना स्टार्ट हो गया। देन मुझे सडनली इस चीज का एहसास हुआ कि माहौल में ये तब्दीली है, इस वजह से ये अंदर नहीं आ पा रहा है। मैंने उसको फौरन से उसी तरह से अरेंज किया तो वो आराम से अंदर आ गया। तो ये रिपीटेटिव जो बिहेवियर्स हैं, ये रिपीटेटिव बिहेवियर्स में बार बार एक तरह के बिहेवियर, यानी हैंड्स को हिलाना, हैंड फ्लैपिंग होती है, रिस्ट्रिक्टेड रूटीन इनकी यही होती है जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ओएमडीज के बारे में।
ऑरोफेशियल मायोफंक्शनल डिसऑर्डर क्या है? ओके, बिफोर स्लाइड्स मूव मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। नॉन वर्बल चाइल्ड कैसे होते हैं? नॉन वर्बल चाइल्ड कुछ इस तरह से होगा कि बच्चा ना बोलता है ना जेस्चर इस्तेमाल करता है। मदर कहती है ये बस रोता है, हमें समझ नहीं आती क्या चाहता है, इसको क्या चाहिए। तो ये उसका कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन है। वो सिर्फ इस तरह से खाली नहीं रो रहा, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, इस वजह से बच्चा जो है वो रो रहा है। यहाँ पे फिर मैंने आपको रेपिटेटिव बिहेवियर्स की भी बात की। इसमें एकोलेलिया भी होता है। मदर अगर बच्चे को कोई वर्ड बोलती है या सेंटेंस बोलती है कि क्या खाओगे या कुछ पीना है, तो बच्चा फौरन से वही चीज रिपीट कर देता है, क्या खाओगे, कुछ पीना है। ये जवाब नहीं है, इसको रेपिटेशन कहते हैं। सम टाइम हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो हमें आके ये कहते हैं कि हम जो बोलते हैं हमारा बच्चा वो बोलता है, तो हमारा बच्चा ठीक है। ये जो है ये एक सिम्टम है, ये ठीक होना इसको नहीं कहते। कि अगर मदर ने कहा क्या खाओगे और बच्चा बाद में रिपीट कर रहा है साथ के साथ कि क्या खाओगे, तो ये रेपिटेशन है। फिर इनको प्रैग्मेटिक इश्यूज आते हैं। ये बोल रहा है, बातचीत मेंटेन नहीं कर पा रहा, टॉपिक चेंज नहीं कर पा रहा, दूसरों के जो है जज्बात नहीं समझ पा रहा, सोशल लैंग्वेज डेफिसिट है उसमें, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। उसको क्या चाहता है, अगर उसको पानी चाहिए तो वो आपको नहीं कह पा रहा कि मुझे पानी चाहिए, वो दूसरी दूसरी जो है बातें कर रहा है, बीच में दूसरी बातों से मुराद पूरी कन्वर्सेशन नहीं कर रहा। वो एकोलेलिया जो स्पीच होती है वो कर रहा है, मीनिंगफुल स्पीच जो नहीं होगी। सम टाइम वो इस तरह से भी बात करते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के बच्चे भी होते हैं जो नॉन वर्बल होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। तो डिफरेंट टाइप के ऑटिज्म्स होते हैं। अब यहाँ पे ओएमडी है कि व्हाट आर ओएमडीज, जिसके बारे में जो है स्पेशली मैंने ये स्लाइड्स इसलिए रेडी की हैं कि मैं अवेयर कर सकूं कि एक ये चीज भी है जो लैक कर रही है। ऑरोफेशियल मायोफंक्शनल डिसऑर्डर है ये। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है या जो बच्चा है उसका मुंह और उसके चेहरे के मसल्स इम्प्रॉपर होते हैं, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उनकी। जैसे ओपन माउथ जेस्चर है, समाव आप देखते हैं कुछ बच्चे नाक से सांस नहीं ले रहे होते, मुंह खुला हुआ होता है उनका, और उनको ड्रिलिंग के इश्यूज भी साथ होते हैं। टंग का पोस्चर भी उनका मेंटेन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा हमेशा मुंह खुला रखता है, सोते वक्त भी उसका ओपन माउथ जेस्चर है, बट मदर क्या कहेंगी या फादर क्या कहेंगे, वो कहेंगे ये तो उसकी आदत है। आप ये देखें कि हर चीज आदत नहीं होती, लेकिन इसको आप देखिए मसल डिस्फंक्शन है कि ड्रूलिंग भी वो कर रहा है साथ के साथ, उसके अलावा जो है उसका मुंह भी खुला हुआ है। अब क्या होगा, टंग थ्रस्ट पैदा होता है। ये जैसे अगर मुंह खुला रहता है तो हम खुद अगर खुद को देखें, सबसे पहले हम अगर हम किसी को समझना चाहते हैं तो हमने उस चीज को अपने ऊपर भी देखना होता है कि अगर हमारा समहाउ हमें फ्लू होता है, फ्लू में हमारे साथ क्या होता है, हमारा नेजल ब्लॉकेज होता है, तो हमारा जो है हम मुंह से सांस ले रहे होते हैं। जब मुंह से सांस ले रहे होते हैं तो हमें गला खुश्क महसूस हो रहा होता है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ओएमडीज के साथ भी हो रही होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि डिसऑर्डर ऑफ फेस माउथ एंड टंग फंक्शनिंग। अब इसमें कुछ स्पीच डिफिकल्टीज भी बताई गई हैं। जैसे ये साउंड्स आपको नजर आ रहे हैं, स, ज, श, च, ये साउंड जो है प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आती है। ये कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो टंग टिप हमारी जो है हमारे एल्वेलर रिज पे लगती है आगे, तो वो उन साउंड्स में प्रॉब्लम आती है। सॉल्विंग डिफिकल्टी आती है जब बच्चा एक फूड को अच्छी तरह से चबा नहीं पाएगा, तो उसको ठीक से निगल भी नहीं पाएगा। तो ये उसको फीडिंग डिफिकल्टीज भी आती हैं, उसको स्वॉल्विंग डिफिकल्टीज भी आती हैं, ओएमडीज इसको कहते हैं। अब बच्चा जो फीडिंग डिफिकल्टी के साथ होता है, जो बच्चा फीडिंग डिफिकल्टी के साथ होता है वो खाना एक तरफ जमा कर लेता है। अब क्या होता है, बाज दफा ऐसा होता है ना कि बच्चे को कोई अगर माँ ने निवाला दे दिया, उसने अपने मुंह में रख लिया, तोड़ा नहीं, मेस्टिकेशन को कोई प्रोसेस नहीं हुआ, एक साइड पे रख के बच्चा बैठा हुआ है, थोड़ी देर बाद क्योंकि मुंह में सलाइवा है वो ऑटोमेटिकली घुलना शुरू हो गया और घुलते घुलते आहिस्ता आहिस्ता से वो उसके गले में जा रहा है। तो ये तो प्रॉपर फीडिंग का तरीका नहीं है। ये एक जो है ये चैलेंजिंग सिचुएशन है बच्चे के लिए, जो एक ही अपना जो
बोलस है उसका नहीं बन पा रहा, और वो खा नहीं पा रहा है, वो चबा नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इनको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए। तो ये ऑरल मोटर वीकनेस की वजह से होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। अब ये एक दूसरे के साथ कोऑकर क्यों हो रहे हैं? अब इसकी कोऑकरेंस इस वजह से है कि एएसटी जो होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें मसल्स कमजोर होते हैं। लिप्स जो है वो कुछ बच्चों के लिप्स क्लोज नहीं होते, टंग कंट्रोल वीक होता है, उनको सेंसरी इश्यूज होते हैं। सेंसरी इश्यूज में देखें, बच्चा क्रंची चीजें अवॉइड कर रहा होता है क्योंकि उसे टेक्सचर डिस्टर्ब कर रहा होता है। फिर उस बच्चे को मोटर प्लानिंग इश्यूज भी हैं, यहाँ पे एप्रेक्सिया की भी बात हुई हुई है। तो एप्रेक्सिया जो है वो मोटर प्लानिंग इशू होता है। अब क्या है एप्रेक्सिया, क्या होता है, उसका ब्रेन उसको कमांड दे रहा है कि आपने बोलना है खाना, लेकिन उसके जो मसल्स हैं वो उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, वो सही तरह से जो है हरकत नहीं कर पा रहे, तो ये इशू भी साथ होगा। अब इसका क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट ये है कि ऑटिज्म कम्युनिकेशन को मुतासिर कर रहा है, ओएमडी स्पीच क्लैरिटी को खराब कर देते हैं, दोनों मिलकर बच्चे के लिए डबल चैलेंज पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट असेसमेंट का क्या रोल है? अब स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास अक्सर आजकल जो बच्चे आते हैं, पहली बात तो ये है कुछ जगहों पे अवेयरनेस की बहुत कमी है, वहाँ पे बच्चा जो है वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट तक पहुंच नहीं पाता, वो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास पहुंचता है, तो सम हाउ साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है। ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स के पास जाके उनके पास डिफरेंट काइंड की मल्टी वाइटामिन्स बच्चों को दी जा रही हैं और इस तरह की दवाइयाँ, वो पेरेंट्स समझते हैं कि हर चीज का इलाज डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पे मैं अपना आपको थोड़ा सा रोल बताती हूँ कि लैंग्वेज जो है उसको असेस करता है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मैं आपसे बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, इट्स एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज, मेरे बोलने को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, ये रिसेप्टिव लैंग्वेज है। सोशल लैंग्वेज मैंने आपको पहले सोशल लैंग्वेज की एग्जांपल दे दी है कि जैसे आज मेरे सामने जितने लोग प्रेजेंट हैं मैं उनके सबके सामने बात कर रही हूँ, इट्स अ सोशल लैंग्वेज। अब यहाँ पे होता क्या, इन सब चीजों की असेसमेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करते हैं कि बच्चा समझ पा रहा है, बच्चा बोल पा रहा है, अपनी राय का इजहार कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको कोई स्पीच साउंड डिसऑर्डर यानी आर्टिकुलेशन एरर, जिसे आम जबान में तुतला के बोलना कहते हैं, वो तो नहीं है। अच्छा, तुतला के बोलने में अब ये पीछे जैसे मैंने आपको ओरल मोटर डिफिकल्टीज के उसमें बताया कि मायो फंक्शनल डिसऑर्डर्स में एक ब्लॉक बना हुआ था जहाँ पे था कि इन इन ला सच इन जो साउंड्स की है वो प्रॉब्लम आती है। तो ये जो है आर्टिकुलेशन एरर्स कंसीडर होती हैं। अनइंटेलिजिबल स्पीच होगी, अनइंटेलिजिबल स्पीच वो होती है जिसमें बच्चा अपने माँ बाप के अलावा बच्चे को थर्ड पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, ये अनइंटेलिजिबिलिटी है कि आप मदर्स आएंगी या पेरेंट्स आएंगे, कंप्लेन करेंगे स्पीच थेरेपिस्ट को, हमारा बच्चा बोलता है लेकिन वो क्या बोलता है वो किसी को समझ नहीं आती है, ये है। अच्छा, ओरल मैकेनिज्म एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया कि मसल अगर वीक है, लिप क्लोजर ठीक नहीं है, ओपन माउथ जेस्चर है, ये सब एग्जामिनेशन होगी। फीडिंग और स्वाल्विंग में ये देखा जा रहा होता है कि बच्चा कैसे च्यू कर रहा है, कैसे निगल रहा है चीज को, किस तरह से जो है उसका फूड, कहीं वो उसकी एज सॉलिड लेने की है और वो सेमी सॉलिड या वो लिक्विड पे तो नहीं है, या मेरी आवाज आ रही है सबको या? हेलो, आप कैमरा क्यों ऑन कर रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ओके ओके, मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज शो हुआ है कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, सो इसलिए। अच्छा, जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा सा कोई ब्रेक डाउन हो रहा है या आवाज नहीं आ रही है, आप मुझे कुछ मैसेज सेंड कर सकते हैं, नो इशू।
अब यहाँ पे देखिए, दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ ये यहाँ पे है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में हम जो है आर्टिकुलेशन एरर्स, स्पीच क्लैरिटी, प्रोनाउंसिएशन, स्टैमरिंग, स्टैमरिंग हकलाते हैं जो बच्चे, उनके भी इलाज होते हैं। मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, इसमें डिसार्थ्रिया, एब्रेक्सिया की मैंने आपको एग्जांपल दी है। लैंग्वेज थेरेपी है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। स्पीच इज अबाउट प्रोडक्शन, जो हम बोलते हैं वो स्पीच होती है। लैंग्वेज इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे ब्रेन में प्रोसीजर होता है उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। तो ये सारी कॉग्निटिव कम्युनिकेशन के अटेंशन और अटेंशन स्पैन कैसा है, मेमोरी जो है वो इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। और ये मेयो फंक्शनल थेरेपी में ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओपन माउथ जेस्चर और नेजल ब्रीथिंग और ये सारी चीजें देखी जाती है। स्पीच थेरेपिस्ट लिटरेसी सपोर्ट भी करते हैं, राइटिंग जो है वो देखते हैं, स्पेलिंग्स और इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं, सोशल कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पे एसएलपी के ट्रीटमेंट का जो रोल है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको असेसमेंट में भी एक बात मिस हो गई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब कहीं आप असेसमेंट के लिए, पेरेंट्स से मैं मुखातिब हूँ, जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास असेसमेंट के लिए जाते हैं तो वो आपसे केस हिस्ट्री लेते हैं। उसमें आपकी जो है प्रेगनेंसी से लेके बच्चे के माइलस्टोन्स, ठीक है, फीडिंग हिस्ट्री, ये सब जो है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं। इनकी बेसिस पे आपके बच्चों का ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है, डायग्नोसिस होता है, देन फर्दर जो है वो ट्रीटमेंट प्लान रेडी किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो फंक्शनल कम्युनिकेशन। अब फंक्शनल कम्युनिकेशन में वर्बल है अगर बच्चा, तो फिर तो हम फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं, वोकैबुलरी एनहांसमेंट की तरफ लेके जाते हैं। और अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो फिर हम ये देखते हैं कि ये जो आपको गो टॉक 20+ ये डिवाइस नजर आ रही है, तो ये डिवाइसेस भी बच्चों को इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं। इन पे बच्चों को प्रॉपर जो है ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कमांड्स दी जाती है, बच्चे हर एक चीज को समझते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो है वो ये डिवाइस यूज कर सकते हैं, जिसमें 20 से ज्यादा जो है कार्ड्स होंगे। इसमें बच्चे की हर नीड होगी, अगर उसको वॉशरूम जाना है देन वो प्रेस द बटन, और उस कार्ड पे प्रेस करता है तो साउंड आती है कि आप, और ये हर किसी की अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है कि वो इंग्लिश में उसको रिकॉर्ड करें, उर्दू में करें, फ्रेंच में करें, जर्मन में करें, जिसमें करना चाहें। लेकिन ये जो है विजुअल्स के थ्रू काम होता है। और जो ऑटिज्म है स्पेशली उनके लिए विजुअल जो है वो रेडी किए जाते हैं, जिनमें सोशल स्टोरीज होती हैं कि बच्चे ने अगर स्कूल जाना है तो उसकी सोशल स्टोरी रेडी की जाती है कि कैसे वो उठेगा, किस तरह से वो बैग उठाएगा, उसकी पिक्चर्स होंगी, वो स्टोरी डेवलप होगी, फिर बच्चे को उस पे जो है फंक्शनल किया जाएगा। देन मायोफंक्शनल थेरेपी में नेजल ब्रीथिंग, उसमें जैसे हमारा एक नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है, इनहेल एक्सहेल करना, उसको नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न सिखाया जाता है। उसकी लिप टोन, मसल टोन, इस चीज के ऊपर वर्क किया जाता है। और पेरेंट ट्रेनिंग और सपोर्ट जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर कोई बच्चा इम्प्रूव नहीं कर सकता। पेरेंट्स अगर ये सोचते हैं कि हम बच्चे को थेरेपिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, 1 घंटे के लिए लेके गए हैं, 1 घंटे में हमारा बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो बोलना शुरू कर देगा, तो ये वो उतना ही हमें आउटकम देगा जितना उसके साथ काम होगा। जब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो बच्चे बहुत जल्दी ग्रो और लर्न कर जाते हैं। समहाउ ऐसा भी हो जाता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है, अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी लेवल ऑफ द पेशेंट, कि जिस तरह के पेशेंट की जो है सिवियरिटी लेवल होती है। तो ऑटिज्म एक सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं है, वो एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीजें आती हैं, एंजाइटीज भी आ जाती हैं, उसके अंदर इश्यूज फीडिंग भी आ जाते हैं, बिहेवियर भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये देखनी होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। I think we miss slide number 9. Thank you.
यहाँ पे टंग टाई की बात करें, देखिए ये एक फैक्टर है। ये जरूरी नहीं है कि हर ऑरोफेशियल मायोफंक्शनल डिसऑर्डर उस बच्चे को हो जिसको टंग टाई हो। ये एक फैक्टर है। यहाँ पे ये है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ टंग मूवमेंट है, ये टाइट फ्रेनुलम की वजह से होती है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ये जो टंग है इसके नीचे एक टाई है, ठीक है। लेकिन ये मिथ है कि अगर टंग टाई होगा तो बच्चे को स्पीच डिले होगा, ये मिथ है। आप अगर टंग टाई इसलिए रिमूव करवाने जाते हैं कि इसकी रिमूव होने से आपका बच्चा बहुत जल्दी बोलने लग जाएगा, तो ये कॉज नहीं है। हाँ, ये कॉज उस वक्त करता है जब टाई जो है वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है, और रिस्ट्रिक्शन की वजह से बच्चा कुछ swallow नहीं कर पाता, कुछ निगल नहीं पाता, कुछ चबा नहीं पाता, या नेजल ब्रीदिंग जो है वो इम्प्रॉपर हो जाती है, या मुंह खुला रहता है, ठीक है, या उसके जो आगे टीथ का पोस्चर है वो भी उसका खराब होना शुरू हो जाता है। ये इन चीजों के लिए बात हो रही है, तो स्ट्रक्चरल इश्यूज आते हैं। ये ऑटिज्म की भी रूट काज नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। ये टंग टाई और स्पीच का जो रिलेशन है ये यहाँ पे ये बताया गया है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो साउंड्स हैं वो टिप ऑफ द टंग से या नेजल से जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ये उनके बारे में बात की जा रही है कि हर केस इफेक्ट नहीं होता स्पीच का। इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो टंग टिप ऑफ साउंड जो होते हैं, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उनके बारे में है। ये ज्यादा डिफिकल्ट ऑटिज्म और एप्रेक्सिया के साथ है। सो ये हमें समझने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। फंक्शनल इम्पैक्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे फीडिंग डिफिकल्टीज हैं, ओरल हाइजीन का इशू है, स्लीप एंड एयरवे प्रॉब्लम्स हैं, डेंटल डेवलपमेंटल कंसर्न है। आप खुद देखें, जो बच्चा चबा नहीं सकता, फीडिंग डिफिकल्टी है, जो ले नहीं सकता, इंटेक नहीं कर सकता, फूड इंटेक नहीं कर सकता, उसके जो है बिहेवियर पे कितने इम्पैक्ट्स आएंगे। ये पिक्चर आपको शो कर रही है कि उसका इरिटेबल मूड है, उसका उसको ये फील तो हो रहा है कि उसने खाना है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है, वो डर रहा है उस चीज को लेने से कि मैं किस तरह से ये चीज खा सकता हूँ, ये तो मुझे इस तरह से नुकसान देगी। हम अपने से अंदाजा लगा सकते हैं। हमें जब टीथ टूथ होता है और हमें सेंसिटिविटी होती है तब हमारा क्या हाल होता है। तब हम ये सोच रहे होते हैं कि हम पानी कैसे पिए। तो हमें ये सोचना है कि वो बच्चा कैसे इस चीज को लेके चलता है। ओरल हाइजीन इश्यूज यही है ना, कि दांत अगर खराब हो गया है तो फिर आगे जो है क्या हल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो है दांत निकाल ले, डॉक्टर के पास जाएंगे, सर्जन को कहेंगे इतना दर्द कर रहा है कि इसे रिमूव हो जाना चाहिए। बट कि अगर हम बच्चे को देखते हैं, हम कहते हैं तो बच्चा है। बच्चा है तो बच्चा भी वही फील करता है जो हम फील करते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह का एक ह्यूमन बीइंग है। स्लीप और एयरवे प्रॉब्लम्स आते हैं। मुंह खुला रख के सोने से प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं पहुंच पाती, तो हम जो है ठीक से सो भी नहीं पाते। डेंटल डेवलपमेंट कंसर्न यहाँ पे आ जाते हैं, हमें डेंटिस्ट से कंसर्न करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Should I connect charger? I think it's low. My battery is running low, so sorry for that.
हेलो। क्या आपको आवाज आ रही है? जी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि डबल बर्डन क्रिएट हो जाता है। पेन और डिस्कम्फर्ट जो है वो बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन फ्रस्ट्रेशन भी साथ होती है। जब कोई भी अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, स्पेशली ये बच्चे जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इनके जो है वो टेंट्रम्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, और थेरेपी का प्रोसेस जो है वो भी स्लो हो जाता है। यस, इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा क्लोज कर दीजिएगा प्लीज। यहाँ पे ये बताया गया है कि मेयो फंक्शनल डिसऑर्डर जो है ये कोमोर्बिड्स करते हैं। अब देखें, ये डेंटल कुछ डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ कोमोर्बिड करते हैं। मैल ओक्लूजन हो गई, ऑर्थोडेंटिक जो है रिटेप्स हो गए, एबनॉर्मल जो है वो उनका स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके अलावा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में एडीएचडी है, ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सीपी है, सेरेब्रल पाल्सी। अब फीडिंग एंड सॉल्विंग डिसऑर्डर्स में से पीडियाट्रिक फीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, डिस्फेजिया है, और ऑरल फेजेस हैं जिसमें डिस्फंक्शंस होते हैं, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, यानी ये मैदे के जो मसाइल होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये उनके साथ भी ये कोमोर्बिड करते हैं। ईएनटी एयरवे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ ये कोमोर्बिड करते हैं। इनका जो है नेजल ब्रीदिंग पे, चूइंग पे, स्वॉल्विंग पे इफेक्ट है, और अदर मेडिकल जेनेटिक सिंड्रोम्स के साथ जो है ये कोमोर्बिड करते हैं। साइकोलॉजिकल एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स हैं, इन सब के साथ ये कोमोर्बिड करते हैं। अगर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी देखें तो चाइल्डहुड एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स, फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिसार्थ्रिया, इन सब के साथ भी इनकी कोमोर्बिडिटी हो सकती है। ये मैंने फ्लो चार्ट इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं दे नो, बट उनको ये क्योंकि डिसऑर्डर की टर्म अभी न्यू है, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं हुई है। मैंने खुद भी इसकी अमेरिका से ट्रेनिंग ली, तो उस ट्रेनिंग में जो है उन्होंने हमें कुछ इन चीज़ों के बारे में गाइड किया कि इस चीज़ को जो है एक साइड पे किया जा रहा है, और इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही है। वो जस्ट बिकॉज कुछ रिसर्चेस ये कह रही हैं कि मयो फंक्शनल डिसऑर्डर यानी जो टंग टाई होता है उसके साथ होता है। कुछ रिसर्चेस ये कह रही हैं कि टंग टाई जो है उसके साथ स्पीच होती है, और कुछ कहते हैं अगर रिमूव हो जाए तो स्पीच स्टार्ट हो जाती है। तो ये मिक्स जो है ये सब जो बातें हैं वो हो रही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें प्रॉपरली गाइड किया कि आपने ये नहीं देखना कि सिर्फ ये ऑटिज्म के साथ होगा, आपने ये नहीं देखना कि सिर्फ ये एडीएचडी के साथ होगा। ये मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में, ये चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक हो सकता है। अडल्टहुड में अब आप देख लें कि यहाँ पे ना डिस्फेजिया की बात हुई है। डिस्फेजिया जो है वो आफ्टर स्ट्रोक होने वाली जो है वो कंडीशन है। ये अक्सर एडल्ट्स को होती है, ठीक है, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में होती है। तो देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इसके साथ फर्दर जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर हमारे एसएलपीस, पीडियाट्रिशियंस, डेंटिस्ट, ईएनटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इनका होना जो है अ, उनके साथ काम किया जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज के लिए बताना चाहती हूँ कि आजकल जो हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज हो रही है, हमारी सराउंडिंग में ये चीज हो रही है, पेरेंट्स अनअवेयर हैं कि क्वालिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इवन दो के पीडियाट्रिशियंस या डेंटिस्ट हैं या डेंटिस्ट टेक्नीशियंस हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में पेरेंट्स को आगाही नहीं है। लोग ये देखते हैं कि ये इस तरह से अपना बच्चा अगर ले आए हैं तो हम इनसे जो है ले लें जो इनके पास, क्योंकि उनको पता है कि इनकी इमोशनल साइड है, तो इमोशनल साइड के ऊपर बहुत सारे स्कैम्स, ये सारी चीजें सोसाइटी में हैं। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हर स्पीच थेरेपिस्ट जिसके पास भी आप जाएं, आप उनसे पूछें, आप रिस्पेक्टफुली पूछें कि आपने कहाँ से डिग्री अचीव की है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, हमारा बच्चा आपसे क्या लर्न करेगा।
अगर आप ये चीजें खुद पूछेंगे, आप जब किसी स्कूल में जाते हैं तो आप यही सोच के जाते हैं अपने बच्चे को लेके कि हमारा बच्चा ओ लेवल्स कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं, तो आपको इन बच्चों के लिए और ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। तो देखें कि कौन है जो बच्चों के साथ अच्छे से काम कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास दो बच्चे ऑटिज्म के ट्रॉमाटाइज होके आए हैं, विच इज रियली हार्ड। बहुत जो डिफिकल्ट सिचुएशन थी। 4 इयर्स का बच्चा आया है और एक जो है वो 5 इयर्स का बच्चा आया है। वो किसी अनट्रेन्ड स्पीच थेरेपिस्ट, जिनके पास डिप्लोमा भी नहीं था, जस्ट उन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स ली हुई थी, डिग्री भी नहीं थी, उनके पास जा रहे थे सिर्फ इसलिए कि स्पीच थेरेपिस्ट की कमी है हमारे पाकिस्तान में। जो क्वालिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, अब रुझान पैदा हो रहा है लेकिन कमी है। तो वो उनके पास से होके आया। वो क्या करते थे? मैल प्रैक्टिस करते थे। मैल प्रैक्टिस क्या है? आपको कहा जा रहा है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और आपको जो है अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो आपके बच्चे को किसी भी चीज के साथ उन्होंने बांध दिया। ठीक है। एक मदर ने मुझे क्लियरली बताया कि उन्होंने एक जो चारपाई होती है उसके साथ उनके बच्चे को बांधा हुआ था। जब वो गई तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को, बाजी आपने इस तरह क्यों किया हुआ है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारी जो है थेरेप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं। मैं एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, और मेरे से मुझे पता है कि जो मेरे साथ हैं, मेरे साथी हैं, या मेरे जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो इत्तेफाक करेंगे कि ये कोई प्रैक्टिस नहीं होती। प्लीज इस चीज की तरफ अंडरस्टैंड करें, देखें अपने बच्चे की, आप अपने बच्चे की लाइफ खुद सिक्योर करें। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत आप काम करें। आप किसी वेल नाउन जो है वो इदारे में जाएं, वहां अपना बच्चा लेके जाएं। आपको 2 दिन का सेशन अगर मिलता है, समहाउ लोड बहुत ज्यादा होता है, आपको ज्यादा सेशन नहीं मिल पाते किसी स्पीच थेरेपिस्ट के। आपको स्पीच थेरेपिस्ट 2 दिन का वक्त देता है और कहता है ये प्लान मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक ये प्लान आपने बच्चे के साथ काम करके आना है, मुझे अचीवमेंट, मैंने असेस करना है कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि 2 दिन में क्या होगा। वो 4 दिन जिसमें आपका बच्चा ट्रॉमाटाइज हो रहा है, उससे 2 दिन बेहतर है। आप ट्राई करें कि आप अच्छे से अच्छी जगह पे अपने बच्चे को लेके जाए। नेक्स्ट। अब मैनेजमेंट प्रोटोकॉल देखें। अब यहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर की बात होगी। यहाँ हम ये देखेंगे, एक प्री थेरेपी का जो है फेज है। अब प्री थेरेपी के फेज में थेरेपिस्ट के पास बच्चा आता है, वो उसके साथ थेरेपी करते हैं। जो ग्रेजुअल इंटरवेंशंस होती हैं, ग्रेडिड इंटरवेंशन थेरेपी, थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हैं, वो यूज करता है। उसके बाद वो उनको सर्जिकल रिलीज के लिए भेज देते हैं। जब वो सर्जिकल रिलीज के लिए जाता है बच्चा, तो वो बहुत कुछ जो है यहाँ से भी अचीव कर चुका होता है और वहां के लिए भी रेडी हो चुका होता है। सर्जिकल रिलीज होगा, देन पोस्ट थेरेपी भी होगी। फिर इस तरह नहीं होता कि वो वहां जाता है तो पोस्ट थेरेपी नहीं होगी, पोस्ट थेरेपी भी आपके बच्चे की होगी। यहाँ पे जो दिखाया गया, यही दिखाया गया है कि क्लाइंट जो है वो 3 मंथ्स की थेरेपी पहले कंप्लीट करके गया है, उसके बाद रिलीज हुआ है, और उसके बाद पोस्ट टर्म टाई जो है वो रिलीज हो गया। फिर 4 मंथ्स की थेरेपी के बाद जो स्वेलविंग भी इम्प्रूव हो गई और जो मसल टेंशन थी वो भी डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए प्लीज। जी, ये ग्रेडिड इंटरवेंशन का फ्लो चार्ट है। इसको थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए। इसके अंदर ये मेरा खुद का एक पर्सनल जो केस मैंने डील किया है, और इस टेक्निक के थ्रू मैंने प्लानिंग करके उसके साथ काम किया है, और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो इसमें मेंशन है। एक 4 ईयर की एज का बच्चा है, जो कि या आई नो ये ब्लर होगा बिकॉज ये जो है बहुत स्मॉल राइटिंग में है, आप इसको सुन लीजिए। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रुप में शेयर कर दूंगी, इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आप बस इसको जो है अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, ये है 4 ईयर की एज का एक बच्चा है, उसका डायग्नोसिस है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसके जो कंप्लेन्स हैं वो ओपन माउथ पोस्चर है, चुइंग डिफिकल्टी है, ये सब वही सिम्टम्स हैं जिन पे हमने बात की है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं
तो थोड़ा सा आप इसको ऊपर करेंगे प्लीज। अच्छा, यहाँ पे ना ये फीडिंग असेसमेंट की बात हो रही है कि टेक्सचर एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ी की ऑब्जर्वेशन होती है। पाकिस्तान के जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं उनके पास नो डाउट स्टैंडर्डाइज टूल भी हैं, बट कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं उनके जो अच्छा, ठीक है ठीक है, आपकी जो भी क्यूरीज हैं, जो भी बात है, वो हम एंड पे जरूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं वो ऑब्जर्वेशन की बेस पे, केस स्टडी की बेस पे और अपने जो है कुछ एक्सपीरियंसेस की बेस पे भी असेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेज 1 देखें, फेज 1 में रेगुलेशन का फेज है, यहाँ पे डीप प्रेशर एक्टिविटीज हैं। ये जो बच्चा था, मैं आपको अगर सादा अल्फाजों में बताऊं तो ये वो बच्चा था जो जिसकी सेंसरी प्रोफाइल ना मिक्स थी, हाइपो सेंसिटिविटी भी थी उसको, हाइपर सेंसिटिविटी भी थी। अब क्या इसका इशू था कि ये जब मेरे पास आया मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि ये जो सीमेंट के पत्थर होते हैं ना, स्टोन छोटे छोटे, थोड़े वो खाता था। और फिर मैंने उसको देखा कि वो एकदम से उसने जो है 3-4 स्टोन अपने मुंह में डाल लिए हैं। मैंने उसकी मदर से पूछा, शी वॉज अ डॉक्टर, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या ये इसी तरह करता है? शी सेड यस, ये इसी तरह करता है। तो अब वहां पे क्या देखा गया कि अब आप एज अ थेरेपिस्ट क्या देखेंगे कि हमने इसको मीनिंगफुल चीज में, या हमने इसको उस चीज की तरफ शिफ्ट कैसे करना है जिस जो इसके लिए बेटरमेंट जिसमें हो। तो मैंने उसको ये देखा कि ये जो है सख्त अगर चीजें खा रहा है, चबा रहा है, तो इसको हमें क्या देना चाहिए? आपके माइंड में क्या आता है? हमें क्या देना चाहिए? फ्रूट्स, फ्रूट्स देने चाहिए, ठीक है। फ्रूट से स्टार्ट किया जिसमें एप्पल था। एप्पल जो है वो बाज दफा हमारी टीथ के लिए भी जो है वो मिसवाक का काम करता है, ठीक है। एप्पल था, इसके साथ पेयर थी, और इन चीजों के साथ स्टार्ट करवाया गया। अब डीप प्रेशर एक्टिविटीज, वो चबाता था तो उसके अंदर के जो मसल्स हैं उन पे प्रेशर डिवेलप होता था, उसको ऑरल सेंसरी स्टिमुलेशन मिलती थी, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, ये यहाँ मसाज की बात की गई है। मसाज के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाय माई सेल्फ मैं जो है बच्चों का मसाज उस तरह से नहीं करती, क्योंकि ये बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो हमें टेक्निक्स इस तरह की यूज कर लेनी चाहिए कि जिससे जो है मसाज की कमी भी पूरी हो जाए। मसाज ट्रेंड थेरेपिस्ट से करवाना चाहिए, ठीक है। और सब थेरेपिस्ट भी मसाज में ट्रेन नहीं होते, ये बात आपने याद रखी है। आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाके उनसे इन चीजों की गाइडलाइंस ले सकते हैं। अब जो है इसमें वेस्टिबुलर इनपुट है, इसमें एस्टेब्लिश रूटीन है, रेगुलेशन बिफोर फीडिंग। इसमें गोल क्या था कि सेंसरी सिस्टम को रिड्यूस करना है और इसका जो है रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाना है, कि जो चीज हम इसको खाने के लिए देंगे ना वो मांगे, उस चीज को छोड़ दे। और नेक्स्ट फेज पे जब हम आए तो मयो फंक्शनल ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी, ठीक है। वो चीज उसकी इम्प्रूव हो गई, गोल अचीव हुआ। नेक्स्ट अब हम जब फेज 2 पे आए तो मयो फंक्शनल ट्रेनिंग थी, इसमें लिप लोअर एक्सरसाइजेस थी, टंग एलिवेशन, नेजल ब्रीदिंग की ट्रेनिंग दी गई, चीक स्ट्रेंथन किए गए, स्वालो पैटर्न अवेयरनेस। इसमें ना आप लोग ओरल मोटर एक्सरसाइजेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओरल मोटर एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें आप बच्चे को कहते हैं कि लिप क्लोज करें, ठीक है। आप जो है टंग को, अगर बच्चा वर्बल है तो आप वर्ड्स के थ्रू भी करवा सकते हैं, लाइक ला, रा, ठीक है। तो ये टंग टिप जो है अपवर्ड जाती है, स्लोली ग्रेजुअली आप ये काम करवा सकते हैं। इससे ओरल मसल इंप्रूव होते हैं और इसमें जो है एस्टेब्लिश होता है करेक्ट रेस्टिंग पोस्चर। हमारी जो टंग, जब हम मुंह बंद करते हैं तो आप खुद भी अपना मुंह बंद करके हम चेक कर सकते हैं ना कि हमारी टंग का पोस्चर किस तरह से जो है नॉर्मल होगा। तो फिर हम बच्चे को उस तरह से गाइड करते हैं, ठीक है। तो रेस्टिंग उसका पोस्चर सेट करते हैं। फेज 3 में हम फीडिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जिसमें प्रेफर्ड यहाँ पे हार्ड टेक्सचर फूड है, ठीक है। उसका, क्योंकि वो बच्चा इस कदर सेंसिटिविटी का शिकार था कि वो छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने उसको फेज 1 में भी एप्पल्स देना स्टार्ट कर दिए थे, बट थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट विथ प्रेफर्ड हार्ड टेक्सचर फूड, यूज
डिसेंसिटाइजेशन, ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और प्ले के थ्रू उसको फूड दिया, ठीक है। सब क्या होगा, सबसे पहले आपने फूड सामने रखा, फ्रूट वो टच करता है, योर गोल इज अचीव, वो स्मेल करता है, योर गोल इज अचीव, ठीक है। फिर आप बोलेंगे किस द फ्रूट, उसने किस कर दिया एप्पल को, लिक द फ्रूट, उसने लिक कर दिया, ठीक है। तो इस पे नो प्रेशर, चाइल्ड जो है उस पे प्रेशर कोई नहीं आया और वो ये सारी चीजें सीख गया। इससे क्या हुआ, इंक्रीज होगी एक्सेप्टेंस, फूड की एक्सेप्टेंस इंक्रीज हो गई और डिफेंसिवनेस जो है वो डिक्रीज हो गई। फेज 5 को हम देखते हैं। इसमें नंबर 5 पे है फेज 4। यहाँ पे च्यूइंग की ट्रेनिंग दी गई। साइड प्लेसमेंट थी ना फूड की, कि एक जगह पे रख के बैठा रहता था, दूसरी साइड से नहीं च्यू कर रहा था। तो फिर उसको हमने च्यू करना सिखाया, इनकरेज किया कि वो रोटेट करे थ्रू प्ले, थ्रू मॉडलिंग, यूज च्यूई टूल्स। अब यहाँ पे मार्केट में जो है वो कुछ च्यूई टूल्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। बच्चे को आप राइट लेफ्ट जो है वो जो फूड्स होते हैं वो उसके क्या कहते हैं, उसको रख के कहते हैं ना राइट साइड पे, कुछ दिन के लिए आप राइट साइड पे उसको करवाते हैं, प्रेशर दिलवाते हैं, फिर कुछ डेज का आप गोल रखते हैं, लेफ्ट साइड पे करवाते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो ये इस चीज के बारे में बात हो रही है। अब इसमें जो है जॉ स्ट्रेंथ हो जाते हैं, ठीक है। जॉ स्ट्रेंथन एक्टिविटीज करवाई जाती हैं और डिवेलप एफिशिएंट च्यूइंग पैटर्न एंड ऑरल स्ट्रेंथ, ऑरल मसल जो है वो स्ट्रेंथ हो जाते हैं। अब फेज नंबर 5 पे देखें तो जो टेक्सचर एक्सपेंशन है वहां पे ग्रेजुअली मूव, आहिस्ता से मूव करवाया गया, हार्ड से अब सॉफ्ट सॉलिड की तरफ आ गया, ठीक है। ऊपर सारा हार्ड वाला आ रहा था उसका फूड, अब वो सॉफ्ट सॉलिड की तरफ जब आया है तो उसने सॉफ्ट चंक्स, उसने जो चिप्स होते हैं, ठीक है, बच्चे जो है बड़ा पसंद करते हैं कि उनको क्रंची चिप्स दिए जाए। अब वो बच्चा क्रंची चिप्स खा रहा है, ठीक है। फिर वो बच्चा जो है वो ऑल दो उसने ऑरेंज भी स्टार्ट कर दिया खाना, ऑरेंज भी वो जो है उसको च्यू कर रहा है, ठीक है, उसका जो है रस चूस रहा है। ये सारी चीजें जो इसमें डेवलप हो गई, टॉलरेंस डेवलप हो, एक्सेप्ट वैरायटी ऑफ टेक्सचर कंफर्टेबली, और वो बिल्कुल कंफर्टेबल था, नो बिहेवियर इश्यूज, नो टेंट्रम्स, नो स्टक रूटीन, कुछ भी नहीं। जब जनरलाइजेशन करवाई गई तो उसको डिफरेंट फूड दे दिए गए और साथ में यूटेंसिल्स भी दिए गए कि खुद से खाए, ठीक है। उसकी सीटिंग पोजीशन ठीक की गई, उसको एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट, कभी होम, उसकी मदर को कहा कि आपने घर में भी ये काम करवाना है, वो घर में भी करेगी। नानों के घर जाता है, वहां पे भी उसको आपने यूटेंसिल्स देने हैं, उसकी प्लेट देनी है, उसने खुद खाना है। तो ये केयर गिवर की ट्रेनिंग की गई, कंसिस्टेंसी के साथ की गई। इसके बाद जो है ये वो स्किल्स अक्रॉस सेटिंग ये यूज की गई और डिफरेंट पीपल के साथ, और उसकी मदर उसको अपने जो फंक्शंस थे उसमें भी लेके जाना स्टार्ट हो गई और वो वहां पे भी बैठ के आराम से खा रहा था। अब इसके आउटकम्स देखें, लिप क्लोयर इम्प्रूव, नेजल ब्रीदिंग इम्प्रूव, बेटर च्यूइंग पैटर्न एंड ओरल फंक्शन, इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू टेक्सचर, रिड्यूस सिलेक्टिव ईटिंग, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन फीडिंग एंड कम्युनिकेशन पैटर्न्स, ठीक है। ये पार्टिसिपेशन। तो ये आप सबके साथ बात करने का मकसद ये था कि आपको ये थेरेपी की जो ये थेरेप्यूटिक टेक्निक है ये बताई जाए, क्योंकि ये वो टेक्निक है जिसमें कोई ज्यादा जो है वो कह लें कि मसला नहीं होता, आपको अरेंजमेंट का इतना मसला नहीं होता, ये जस्ट एक नॉर्मल फूड्स के साथ होगी, आम सी एक ट्रेनिंग है जिसको हम अगर मेहनत से लगन से करें तो हर बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे प्लीज। देखें यहाँ पे बात हो रही है वाई प्रोफेशनल मस्ट एक्ट, प्रोफेशनल्स को क्यों एक्ट करना चाहिए या कब एक्ट करना चाहिए। आ कॉल टू एक्शन फॉर डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट, यहाँ पे डॉक्टर का भी इम्पोर्टेंट रोल है। अक्सर पेरेंट्स डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, वो कहते हैं चाइल्ड जो है वो नॉन वर्बल है बिकॉज ऑफ ऑटिज्म, तो टंग टाई जो है उसको हेल्प नहीं करता बोलने। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ,
हम बच्चे का टंग टाई इसलिए नहीं रिमूव करवा रहे कि वो नॉन वर्बल है, हम उसकी फर्दर जो डबल बर्डन उस पर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से जो है टंग टाई रिमूव करवा रहे हैं। राइट अप्रोच होगी कि वी मस्ट ट्रीट द होल चाइल्ड इवन इफ अ चाइल्ड रिमेन्स नॉन वर्बल, रिलीजिंग अ रिस्ट्रिक्शन। कैन इम्प्रूव स्लीप, कैन इम्प्रूव फीडिंग, फीडिंग यानी बेटर न्यूट्रिशन, लेस मील टाइम। चलो जाओ अपने घर। कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक, आमना मजीद। ओके, सो अब फीडिंग इंप्रूव होगी तो न्यूट्रिशन जो है बेहतर होगी। जैसे आपने लास्ट उसमें एक स्लाइड में देखा था, बच्चे का इरिटेबल मूड था, वो ले नहीं रहा था, खाना खाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, फिर मील टाइम पर सारी स्ट्रेस लैंग्वेज कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है उससे ओवरऑल हाइजीन इंप्रूव होगी और डेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है, इसके बाद जो है रिड्यूस क्या होगा, पेन रिड्यूस होगा, डिस्कम्फर्ट रिड्यूस होगा। आउटकम उसके क्या होंगे, a calmer healthier child is more available for learning and social interaction। ठीक है, एक हेल्दी चाइल्ड हमेशा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, अब ये है छितरवाड़ इधर है, भूंड आ गया। मत मत बात। यस, सो ये है स्टीम अप्रोच। स्टीम अप्रोच क्या है कि एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है जिसकी हमने स्टार्ट में बात की थी। सपोर्ट यानी काउंसलिंग और एजुकेशन जो पेरेंट्स की है वो हम थेरेपिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। और इम्पावर्ड करना, उनको कैरी ओवर की ओरल मोटर एक्सरसाइजेस कैसे करानी है, ऑटिज्म बच्चे का स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट कैसे डेवलप करना है, विजुअल्स कैसे बनाने हैं, उसकी रूटीन किस तरह से डेवलप होगी, ये सब सपोर्ट जो है काउंसलिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है पेरेंट्स को। थेरेपी डायरेक्ट इंडिविजुअलाइज थेरेपी होनी चाहिए। एसएलपीज ओटीज फोकस करें सेंसरी प्रेपरेशन की तरफ, ओरल मोटर फंक्शनिंग और कम्युनिकेशन की तरफ। देन जो एनवायरनमेंट है वो अडेप्टिंग होम एंड स्कूल एनवायरनमेंट, विजुअल स्केड्यूल फॉर मील टाइम, राइट यूटेंसिल्स, गुड स्लीप हाइजीन, ये सब चीजें उस एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं जिस बच्चे को ये डिसऑर्डर है, जो इन डिसऑर्डर्स के साथ डील कर रहा है। ठीक है, और अगर आप फर्दर किसी और डिसऑर्डर के साथ भी डील कर रहे हैं तो ये स्टीम अप्रोच के थ्रू आप काम कर सकते हैं। अवेयरनेस, एजुकेटिंग द इंटायर टीम। अब यहाँ पे एक चीज है कि इंटायर टीम का अवेयर होना क्यों जरूरी है, क्या कोई मुझे इस चीज का जो है वो आंसर दे सकता है? एनीवन प्लीज, क्या हम सबका अवेयर होना क्यों जरूरी है, हमारी एजुकेशन क्यों जरूरी है? ओके, ठीक है, मैं खुद आपको बता देती हूँ। एजुकेटिंग द एंटायर टीम इसलिए जरूरी है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस नहीं हो रही होती। सब जो है अपने तौर पे, सॉरी माफ कीजिएगा, कुछ लोग अपने तौर पे जो है वो खुद से थेरेपीज डिजाइन करके या एक ही चीज को लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, मेल प्रैक्टिस हो रही होती है। गुड आंसर नगमाना, थैंक यू। मेल प्रैक्टिस हो रही होती है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं हो रही होती, इसलिए एंटायर टीम का अवेयर होना बहुत जरूरी है। न्यू न्यू रिसर्चेस आती हैं, न्यू रिसर्च को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको पढ़ें। और जो एविडेंस बेस्ड रिव्यूज आते हैं उनको पढ़ें, जो आपके साथ इंटायर होल वर्ल्ड में काम हो रहा है उनको देखें, उनसे सीखें। ठीक है, हमारी कंट्री बहुत जो है दूसरी कंट्रीज से पीछे है, लेकिन इतनी भी पीछे नहीं है कि हम लर्न ना कर सकें या हम खुद को एजुकेट ना कर सकें। ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, फॉर्मलाइजिंग टीम अप्रोच विद रेगुलर कम्युनिकेशन बिटवीन एसएलपीज, ओटीज, डेंटिस्ट एंड ईएनटीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच के साथ काम करते हैं तो हमें
80 to 90% रिजल्ट्स क्विकली मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ काम नहीं करते, अकेला एक थेरेपिस्ट के साथ हम काम कर रहे होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि एसएलपी वही है, ओटी भी वही है, साइकोलॉजिस्ट भी वही है, डेंटिस्ट भी वही है, ईएनटी भी वही है, तो ऐसा नहीं होता। इससे क्या होता है? इससे यही होता है कि आप जो है कुछ करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसे बच्चे को लेके जाते हैं जिसको मल्टीपल सिम्टम्स हैं, और आप एक ही बंदे के पास जा रहे हैं जिसका काम सिर्फ स्पीच को ट्रीट करना है, लैंग्वेज पे काम करना है, और आप उससे सब कुछ लेना चाहते हैं। तो ऐसा वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो आपको आउटकम नहीं मिलते। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम फलां थेरेपिस्ट के पास गए थे तो उसने अच्छी थेरेपी नहीं दी। इसलिए आपका मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के पास जाना और हर थेरेपिस्ट की गाइडेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको जैसे जो थेरेपिस्ट प्लान देता है आपने उस पर वर्क करना है। कुछ माएँ हैं कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम बच्चे को हर थेरेपिस्ट का वर्क करवा सकें। स्पीच वाली बाजी ने ये काम दे दिया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने वो काम दे दिया, मैं एक्सरसाइजेस भी करवाऊं, मैं बच्चे को भी बिठाऊं, अगर इसको सांस का मसला है तो मैं डॉक्टर के पास भी जाऊं, बाजी मेरे और भी 3-4 बच्चे हैं, मैं क्या क्या करूं। ये चीजें भी होती हैं। लेकिन आप ये देखें कि आप हर बच्चे को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, आप हर बच्चे को इक्वल टाइम दें। इस बच्चे की भी इंडिविजुअलाइज पर्सनैलिटी है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ है, या जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, उनके राइट्स दूसरे बच्चों से भी ज्यादा हैं। उन राइट्स को भी पढ़ें कि उनको कहाँ कहाँ नीड होती है, जो उनकी नीड्स है वो फुलफिल करना कितना जरूरी है। जब ट्रेनिंग अच्छी होती है तो आप अपने बच्चे को खुद हाथ पकड़ के मुआशरे में लेके जा सकते हैं। अगर आप खुद ट्रेनिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर आप खुद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आपको भी एंजाइटीज और डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। मैं कैसे अपना बच्चा बाहर लेके जाऊं, फलां ने ये बात करनी है, उसने ये बात करनी है, मैं शादी में नहीं जा सकती, मुझे स्ट्रेस होता है। तो ये तब होता है जब हम एक अप्रोच के तहत काम नहीं कर रहे होते। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो सीवियर लेवल के बच्चे हैं वो मॉडरेट तक आ जाते हैं, वो भी समझ जाते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अक्ल दी है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप हर थेरेपिस्ट को अंडरस्टैंड करें, और थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो भी उस क्लाइंट के जो केयर गिवर है उनके भी लेवल तक जाके उनको अंडरस्टैंड करें कि उनको कितना वर्क दिया जा सकता है, वो कितनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उस तरह से उनसे काम किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखें, ये है स्टीम क्लिनिकल मॉडल इन एक्शन। इस तरह अगर काम होगा स्टीम मॉडल का तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, आप खुद इन्वॉल्व होंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, इस मॉडल में आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एक दो जो गर्ल्स थी वो एक साथ बैठी हुई थी, और वो क्या था, वो इंडिविजुअलाइज थेरेपी थी। एक जगह पे जो है टीम बैठी हुई थी, वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम थी, और एक जगह पे डॉक्टर्स आके खड़े हुए थे तो वो उससे हिस्ट्री ले रहे थे, और ये सारी टीम मिल के काम कर रही है। जब ये सारी टीम मिल के काम करती है, अर्ली डिटेक्शन से आपको अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट होती है, बहुत जल्द बेहतरी होती है। पहले पैदाइश के बाद पहले 7 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की जहनी नशोनुमा होती है, उसमें हर तरह की ग्रोथ होती है। तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी आप अपना बच्चा थेरेपिस्ट के पास इन सिम्टम्स को देखते हुए ला सकते हैं आप लाएं, ताकि आपके साथ जो है थेरेपिस्ट भी आपके साथ वैसा ही कंट्रीब्यूट कर सके जैसा आप चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम की टेक अवेज देखेंगे। आज के प्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या लर्न किया। आज हमारा जो मकसद था वो ये है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ऑरोफेशियल मायोफंक्शनल डिसऑर्डर एक साथ हो सकते हैं। एसएलपीज का सेंट्रल रोल है इसमें, एसएलपीज बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। और इसके अलावा टंग टाई जो है अगर रिमूव ना हो और वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो तो वो वर्सन हो जाता है, इसलिए फंक्शनल चैलेंजेस आते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि होलिस्टिक केयर इसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर साहब ने जो डेंटिस्ट है उनसे मैंने कंसल्ट किया फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड दिस चाइल्ड, जो मैंने आपको जिसकी एक
फ्लो चार्ट दिखाया था केस हिस्ट्री से लेके उसकी थेरेपी तक। उस के रिगार्डिंग जब मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को जो मदर्स होती हैं वो जब बॉटल फीड पे लेके आती हैं तो वो उसके अंदर ना शुगर ऐड कर देती। जब वो शुगर ऐड कर देती हैं तो वो चीज बच्चे को जो है ऑटिज्म के बच्चे को काफी हार्म पहुंचाती है। उसका बिहेवियर जो है पहले ही उसको चैलेंजेस का सामना होता है। देखिए आप बच्चों को जो नेचुरल फ्रूट्स हैं उससे शुगर इंट्रोड्यूस करवाएं। आप बच्चों को नेचुरल फ्रूट्स के अलावा जो दूसरे आप चीनी है जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करें। ठीक है, टेस्ट भी खुद ही डिवेलप होता है। जब आप किसी चीज को चखते हैं तो आपको पता चलता है ना कि नमकीन है या मीठी है। तो बच्चे की बोतल में डाला फिर बच्चा आपसे सादा दूध नहीं लेके पिएगा। तो जब बच्चा मदर फीड पे था तो मदर फीड में तो कोई शुगर नहीं थी। मदर फीड तो एक नेचुरल टेस्ट के साथ था। तो आप बच्चे को ट्राई करें कि वो नेचुरल टेस्ट डिवेलप हो उसमें। फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो है जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसको 7 साल की एज के बाद आप उसको मीठा जो है वो उस तरह से बहुत ज्यादा नहीं नॉर्मल रेंज में मीठा दे सकते हैं। मीठा तो बड़ों के लिए इतना नुकसानदेह है तो आप बच्चों को दे रहे होते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट पे असर हो रहा होता है। तो काइंडली इन चीजों के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट रेफरेंसेस हैं और उसके बाद लास्ट लास्ट स्लाइड है हमारे पास थैंक यू की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर लिसनिंग। यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। हम एज स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आपके सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज आपके साथ हैं। आप हमसे जब चाहें कंसल्ट कर सकते हैं। आप जो है कोशिश करें कि आप अपने बच्चे के लिए उन लोगों को ढूंढें जो आपकी तरह बच्चों को प्यार करते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। हम्म एक्रोलेरिया को कैसे कम किया जा सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे जो अपेयर हुआ है वो ये है कि एक्रोलेरिया को कम कैसे किया जा सकता है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, नेचुरल चीज। ये चीज है कि आपने एक बच्चा देखा आपके पास आके बैठा, वो बिल्कुल एकोलेलिया होता क्यों डेवलप है आपको पता है? आजकल जो मोबाइल फोन्स पे बच्चों को उनकी डेवलपमेंट की एज में कार्टून्स, पोइम्स, ये सब चीजें नेचुरल वर्ड में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता, आर्टिफिशियल वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो बच्चे के अंदर एकोलेलिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो एकोलेलिया के पेशेंट आते रहे हैं ऑटिज्म के, उनका एकोलेलिया इस तरह से कम हुआ है कि वो जो बोलते हैं मैं उनके साथ वो चीज बोलती हूँ। अगर वो मीनिंगफुल नहीं भी है तो भी मैं उनके साथ जो है वो वर्ड बोलती हूँ। लेकिन अगर पोइम सुनानी है आप खुद सुनाए। आप एक थेरेपिस्ट हैं, आप एक बच्चे के लिए फुल रूम है, इक्विप रूम है। आप उसके साथ जो है खुद से, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप उसको सुनेंगे आपको हैरत होगी। मेरे पास एक बच्चा बैठा है फॉर एग्जाम्पल, उसका नाम अली है। मैंने उसको किस तरह से मुखातिब करना है, प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। एक तो हमने स्लो बोलना होता है, दूसरा बात यह कि आप उसी को पोइम में बोल सकते हैं। अली आप क्या कर रहे हैं। आपको पता है ना कि बच्चा पोइम सुनता है, आपको पता है बच्चा पोइम सुन के लर्न करता है। तो आप उसी की पोइम बना के भी उससे बात कर सकते हैं। आप ये ट्राई करके देखिएगा, ये भी अच्छा है। और इसके अलावा जो पोइम्स आप दूसरी देखते हैं जो बच्चा सुन के आ रहा होता है ना, वो पोइम्स ही अगर आप खुद से प्रोनाउंस करना है, खुद से सिंग करना शुरू कर दें तो इससे भी एकोलेलिया जो है उसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो बच्चा आपकी तरफ मुतवज्जे होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन था। अच्छा, ऐसा है कि कुछ लोगों ने की कमिटमेंट्स थी और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैडम 1 घंटे का सेशन होगा या ज्यादा का होगा।
मैं आप सबको आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, प्रिपेयर हूँ। आप अपने सारे आंसर अगर ग्रुप में शेयर कर दें तो मैं आपको वॉइस नोट पे बता दूंगी, ठीक है? आप अपने आंसर जो हैं वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन, सॉरी, आप अपने क्वेश्चन ग्रुप में शेयर करें। मैं आपको वन बाय वन सबको एविडेंस बेस्ड आंसर दूंगी, ठीक है? मे बी इट टेक्स टाइम, बट मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। श्योर? ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अपना फीडबैक थैंक यू देना मैम, नहीं आपने अपना भूलिएगा। वक्त। ओके मैम, इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, जब आप चाहें कंसल्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थेरेपिस्ट भी मेरे साथ बात कर सकते हैं, बिकॉज थेरेपिस्ट से तो हमारी अपनी लर्निंग होती है। यहाँ पे नगमाना है, उनका मुझे बार बार जो है स्क्रीन पे शो हो रहा है, शी इज अ गुड थेरेपिस्ट। तो नगमाना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन अस। थैंक यू ऑल। As we have come to the end of थैंक today's webinar, I would like to thank you on behalf of Hope Heal with Aisha. And I would also like to express our sincere gratitude to all the participants who have joined here. And यू। आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फीडबैक हो, आप लोग ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। Yes, yes, please. I'm waiting for your questions. I'm waiting for your feedback. Thank you so much for joining. May Allah always help you all. आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum Assalam.